वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बायो-सेवर्ट्स के नियम के अनुप्रयोग सिखाने वाला हूं मैं। बायो-सेवर्ट का नियम आप पढ़ चुके हैं, आपको सूत्र याद हो जाना चाहिए। अगर नहीं याद है तो एक बार मैं फाइनली सूत्र लिख देता हूं, आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। बायो-सेवर्ट के नियम के लिए आप डेल्टा भी लिख सकते हैं या डी भी लिख सकते हैं, आप जो आपको अच्छा लगे वो रख लीजिएगा। फार्मूला यहाँ दोनों तरह से बता रहा हूं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा। अगर डेल्टा लगाया है तो यहां भी डेल्टा लगाएं, और अगर डी लगाया है तो डी लगाएं। खैर अभी मैं दोनों तरह लिख देता हूं, आप जो ऐसा चाहें वैसा लिख लें। आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा बायो-सेवर्ट का सूत्र, इसे तो आप याद ही कर लीजिए। अब हम इस सूत्र को याद करने के बाद हम हेडिंग बता रहे हैं हम करने क्या वाले हैं। मैंने आपसे बोला कि हमारा टॉपिक का नाम जो आज है, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो अपने नोटबुक और पेन निकाल लीजिए, हेडिंग डालिएगा बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग को एप्लीकेशन भी कहते हैं, यूजेस भी कहते हैं। यानी बायो-सेवर्ट के नियम का उपयोग करके हम कुछ फार्मूला डेवलप करने वाले हैं। यहां पर आपको 3 एप्लीकेशन सीखने हैं। इसमें से पहला मैं सिखाने वाला हूं, फर्स्ट नंबर इसके अंदर डाल दीजिएगा। परिमित लंबाई के धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। परिमित माने होता है सीमित, निश्चित, डिफिनिट। इनडिफिनिट होता है इनफाइनाइट, और ये तो फाइनाइट। फाइनाइट की बात कर रहा हूं मैं। अगर इंग्लिश में मैं लिखना चाहूं इसकी हेडिंग तो ऐसे कहूंगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ। ओके, निश्चित आकार का एक निश्चित लंबाई का तार होगा, उसमें धारा बह रही होगी, उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा उसके लिए हम व्यंजक या सूत्र प्राप्त करना चाहते हैं। तो चलिए हम डायग्राम बनाते हैं। पहले आप ध्यान से सुनिएगा। हमने एक तार ले लिया, मुझे अभी इसका आकार निश्चित लेना है, बाद में निश्चित कर देंगे इसको, उसके लिए भी डेरिवेशन करेंगे। फिलहाल अभी निश्चित आकार का कोई तार ले लिया, इसमें मान लीजिए आई एम्पियर की धारा बह रही है। अब इस तार के चारों तरफ देखो, तार इसमें धारा बह रही है, चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। हमें उस चुंबकीय क्षेत्र का अगर मान पता करना हो, कभी वैल्यू, तो हमें सूत्र चाहिए। उसी सूत्र की प्रूविंग करने जा रहा हूं मैं। तो हमने क्या कर दिया, इस तार से ए दूरी पर कोई बिंदु पी ले लिया, यहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हैं, इस बिंदु पर। अब पूरे से तार का एक साथ यूज नहीं करते, ध्यान रखिएगा। हमने कैलकुलस आपको पीछे पढ़ाई है, मैथमेटिकल टूल्स में गणितीय अस्त्र पढ़ाए थे शुरुआत में। कैलकुलस मतलब होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, अवकलन और समाकलन। ये इसलिए सिखाया जाता है फिजिक्स में भी क्योंकि बहुत ज्यादा यूज है तो मैथ्स का टॉपिक। तो मैं उसी विधि का यहां प्रयोग करूंगा। सबसे पहले हम लोग थोड़े सी लंबाई के तार को ले रहे हैं। देखो इस छोटे से तार को ले रहे हैं, इसकी लंबाई को आप ले लीजिए अपने हिसाब से कोई नाम। चलो हमने ले लिया इसको डीएल। क्या नाम ले दिया? ये डीएल लंबाई का अवयव है, इसका नाम ले लो आप ईजी ले लो। चलो इसका नाम हमने क्या लिख दिया? ईजी। मतलब इस पॉइंट का नाम क्या लिख दिया? ई, और इसका जी। देखो ध्यान रखना, हम लोग कैलकुलस विधि तब लगाते हैं जब कोई बड़ी चीज का मान निकालना हो, तो पहले एक छोटा सैंपल लेके सॉल्व करते हैं और फिर उसमें इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो पूरे के लिए हो जाता है। जैसे मान लो इसी क्लासरूम को हम टेस्ट लेना चाहें, इस क्लासरूम का, तो जरूरी नहीं सब बच्चों से हम पूछें। रैंडम कोई 5 है भाग्यशाली विनर उठा लेंगे हम और उनसे पूछ लेंगे। अगर वो लोग सही आंसर दे रहे हैं तो मैं समझ लूंगा पूरे बच्चे का सबका तैयार है। वही चीज है सैंपलिंग मेथड। तो एक छोटा सा पार्ट ले लिया। आप जरा ध्यान से सुनना भाई, डायग्राम में बहुत कुछ छुपा हुआ है। इसको मिला दीजिए, इसको दूरी को आर बोल दीजिए, कोई दिक्कत किसी को? यहां से इसको मिला लीजिए। देखिए ध्यान से समझते जाना। देखो इस कोण को हम नाम देंगे फाई। क्या नाम देंगे? इस कोण को हमने फाई नाम दे दिया है। कुछ नाम देना मतलब हमने फाई दे दिया है। अब हम इसके ऊपर के कोण को ले रहे हैं, ये वाला हिस्सा देखो, ये इस वाले कोण को हमने लिख दिया है डी फाई। अंदर थोड़ी जगह कम थी इसलिए बाहर निकाल के लिख दिया। इतने हिस्से की बात हो रही थी। ये डी फाई किसको माना मैंने? इस हिस्से को। यहां से सामने एक लंब डाल दीजिए परपेंडिकुलर, ई जी हो चुका, इसको एफ नाम दे दो। कुछ भी नाम दे सकते हो आप अपने हिसाब से। ये नाम जरूरी नहीं कि मेरे दिए हुए आप दो। आपके दोस्त अगर मान लीजिए एबीसी है तो आप एबीसी नाम दे दो। इस बिंदु को पी नाम दिया, इसको हमने क्यू नाम दे दिया है। आराम से समझते जाना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। पहले हम इतने हिस्से के लिए सॉल्व करने वाले हैं, बाद में हम आगे बात करेंगे। इस कोण को आप मान लो कोई थीटा बीटा कुछ मान लो, एक कोण यहां भी होगा, तो इसको थीटा नाम दे दो। क्या नाम दे दो? थीटा कोण दे दिया। सबसे पहली शुरुआत हम इतने टुकड़े के लिए कर रहे हैं। इसकी लंबाई को कितना माना हमने? डीएल। कितना माना है? डीएल माना हुआ है। हम पहले इस तार की वजह से यहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे, और जिस चुंबकीय क्षेत्र को आप डीबी कहोगे, क्या कहोगे? डीबी।
बायो-सेवर्ट का नियम प्रयोग करते हुए। तो आपको अगर सूत्र याद होगा बायो-सेवर्ट का नियम तो बहुत जल्दी समझ पाओगे। देखो शुरुआत वहीं से करते हैं, बायो-सेवर्ट के नियम से। बायो और सेवर्ट दो लोग अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। बायो-सेवर्ट के नियम से, अच्छा नियम तो सबको याद हो गया होगा। बायो-सेवर्ट का नियम हमारा कहता है कि dB बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई IDL साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये मुझे लगता है सबको याद है। नहीं याद है तो भाई साहब जरूर याद कर लो, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप तो कोई दिक्कत दे रहा किसी को, बताओ। अच्छा अब हम एक त्रिभुज उठा रहे हैं, जरा ध्यान से देखना। त्रिभुज मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, त्रिभुज ढूंढना। EFG, किसी को त्रिभुज मिला? EFG त्रिभुज में हम साइन थीटा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, होता है कि नहीं होता है? देखो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, EF लंब का काम कर रही है। देखो EF लंब हो गया और कर्ण 90 के सामने होता, वो है EG। और EG की लंबाई है, GE बोल दो, कुछ भी बोल दो। EG या GE की लंबाई कितनी है? DL। तो पहले G इधर पक्षांतर कर दो, तो EF का मान निकलेगा EG साइन थीटा और EG को रख दो क्या? DL। तो देखो इसका मान जो निकला EF का, वो कितना निकला? DL साइन थीटा। ये हमारा एक समीकरण और आ गया। अभी हम इसका एक बचा हुआ ट्रायंगल उठा रहे हैं, ध्यान से देखना, मैं नाम लिखूंगा, वो त्रिभुज आप लोग देखिएगा। त्रिभुज EFP दिख रहा सबको? त्रिभुज ढूंढ लो, EFP त्रिभुज ढूंढो सब लोग। दिख गया? इसमें हम लोग एक सूत्र लगा रहे हैं, तुमने बचपन में कहीं ना कहीं त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा, कोण बराबर चाप बटे, सुना कि नहीं सुना सब लोगों भाई? ये जो बीच बीच में सूत्र आ जाते हैं गणित वाले, ये अगर ना याद हुआ करें तो प्लीज उसी दिन याद कर लिया करो। कोण यहां पर हमने D फाई माना है। क्या माना है? कोण हमने D फाई माना है। चाप हमारा सामने EF है, चाप का नाम क्या है? EF। और त्रिज्या को हमने R मान रखा है। यहां से EF का अगर मान निकालूं मैं तो देखो क्या निकलेगा? EF R D फाई। देखो R इधर पक्षांतर कर दो, R D फाई। क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप ध्यान से देखो, समीकरण 2 और 3 को देखो जरा, दोनों EF के मान है कि नहीं? अगर किसी समीकरणों के LHS बराबर हैं तो RHS तो बराबर होंगे ही होंगे। तो हम समीकरण 2 और 3 को आपस में इस्तेमाल कर दे रहे हैं। देखो समीकरण कौन कौन से यूज करने वाले हैं? 2 और 3। तो समीकरण 2 व 3 से ध्यान से समझिएगा, बहुत आराम से, जल्दीबाजी नहीं कोई है। ये अगर बराबर है तो इनको बराबर लिख सकते हो कि नहीं बताओ? यानी DL जो साइन थीटा है वो बराबर R D फाई हुआ कि नहीं हुआ बताओ? यानी जहां भी DL साइन थीटा होगा हम चाहें तो उसे क्या लिख सकते हैं? R D फाई लिख सकते हैं। और DL साइन थीटा समीकरण 1 में है कि नहीं बताओ? तो अब आइए समीकरण 1 में वापस, ध्यान से देखना आराम से। समीकरण 1 में देखो DL साइन थीटा है, इसको हटा के हम क्या लिख सकते हैं? R D फाई। तो रख रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो हम कहेंगे समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलो मान रखने जा रहे हैं। dB बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई I DL साइन थीटा था ना, और DL साइन थीटा हटा दिया हमने, R D फाई और अपान में R स्क्वायर था ही। देखो एक R कैंसिल होता दिख रहा मुझे, तुम्हें दिख रहा ये बात? अच्छा, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई I अपान R और D फाई। अब सुनना, हम इस R को भी हटाना चाहते हैं, इसके लिए यहां पर एक कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं। इस जगह पर देखो, यहां देखना, त्रिभुज ले रहा हूं मैं EQP। देखो EQP त्रिभुज दिखा सबको? EQP में cos फाई इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। क्या यूज कर रहा हूं? cos फाई। cos का होता है सूत्र आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है? A, और कर्ण का मान कितना है? R। देखो जरा, तो एक cos फाई को A बटे R लिख सकते हो कि नहीं बताओ? तो R बराबर क्या लिख सकते हो? A बटे cos फाई लिख सकते हो। ये मान हम R का वहां रखने जा रहे हैं, यहां पर।
तो जरूरी नहीं हर जगह समीकरण डाल दो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आई और बटे में आर है ना, तो बटे में ए उसके बटे cos फाई, लेकिन जब सबसे बटे होगा तो ऊपर चला जाएगा, मतलब ये पलट के रख दो, कुल मिला के cos फाई बटे ए हो जाएगा और डी फाई हो गया। ये हमारा dB प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ देखो ध्यान से, dB बराबर आया है, मैं पूरा एक बार लिख देता हूं, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई अपान में ए। कोई पहले बताओ, इतना दिक्कत है किसी को? ये डीएल लंबाई का जो छोटा टुकड़ा लिया था उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र आ गया, लेकिन हमें तो पूरे तार के कारण चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ? तो अब पूरे तार के कारण अगर निकालना है, मेरी बात को फिर सुनिए वापस बैक, तो हमें बिल्कुल नीचे वाले बिंदु से ऊपर वाले बिंदु तक चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ? तो एक काम करो, ये नीचे वाले बिंदु, ऊपर वाला ये बिंदु मान लो x है, क्या है x, और ये वाला बिंदु y, नाम देने मतलब कुछ भी दे दो, x y मैंने नाम दे दिए, किसी को तकलीफ तो नहीं किसी बात पे? ये थोड़ा लंबा कर देते जिससे डायग्राम थोड़ा साफ दिखे। ऊपरी बिंदु का नाम x है और निचले बिंदु का नाम y है। अब एक काम करो, इन दोनों को मिला दो। देखो ध्यान देना, हमें पूरा तार लेना मतलब हमें y भी लेना चाहिए और ऊपर कहां तक लेना चाहिए? x तक। देखो बताओ, अच्छा x से y पूरा तार शामिल हो जाएगा। अगर ऊपर के हिस्से पे बात करूं, ये तो देखो x वाले के हिस्से की, यहां तक की बात करूं, तो ये पूरा कोण हमने एक नाम दे दिया, इसका ध्यान से समझना है, इसका नाम रख रहे हैं फाई 1। क्या नाम रख रहे हैं? ये इस वाले, इस जगह से लेकर के इस जगह तक का पूरा कोण लिया, ये पूरा, इसका नाम हमने क्या लिखा है? फाई 1। देखो अगर ऊपर का फाई 1 कोण ले लो तो आप कहां पहुंच जाओगे? x पे चले जाओगे कि नहीं? यानी ऊपर का हिस्सा तार का शामिल हो गया। अब निचला हिस्सा, इस वाले कोण को आप ले लो फाई 2। क्या ले लो? मैं बाहर लिख दे रहा हूं इस जगह पर, और लेकिन ये नीचे का इसलिए माइनस लगेगा, ध्यान रखना। जब नीचे के हिस्से में जाओगे उल्टा चलेंगे तो माइनस लगा देंगे दिशा पलटने की वजह से। तो नीचे का कोण हो गया माइनस फाई 2 और ऊपर का हो गया फाई 1। अब देखो अगर पूरा फाई 1 से फाई 2 तक का हो तो पूरा तार शामिल है कि नहीं? तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट हम लोग फाई 1 फाई 2 इस्तेमाल करेंगे। लिमिट यानी लिमिट तो समझते हो, कहां से कहां तक। तो अब हम कहेंगे संपूर्ण तार के लिए, किसके लिए बात करेंगे? संपूर्ण तार के कारण, संपूर्ण तार, और तार का नाम क्या है? एक्स वाई के कारण। जब पूरे तार से निकालोगे तो समाकलन करोगे, समाकलन करते समय अवकलन का जो डी या डेल्टा लगा होता है वो हट जाता है, इधर समाकलन का चिन्ह लग जाएगा। ये चिन्ह समाकलन का जानते होगे। लोअर लिमिट माने निचला वाला कोण, वो क्या लिया था? माइनस फाई 2। अपर लिमिट माने ऊपर वाला, वो क्या लिया था? प्लस का फाई 1। और ये बीच का मान पूरा ऐसे छाप दो अभी तो, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई अपान ए। जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल दो। मैंने शुरू में कहा था थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है, आराम से समझिएगा। कांस्टेंट देखो इसमें हमारे पास क्या है? म्यू नॉट अपान 4 पाई है, आई भी है, ए भी है कांस्टेंट, माइनस फाई 2 से फाई 1 और अंदर बचा कॉस फाई डी फाई। अगर तुम लोग को समाकलन के सूत्र याद हैं तो शुभकामनाएं, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगी बात। नहीं याद तो सुन लो पहले। साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, किसी को याद है? कॉस। क्या होता है? साइन का डिफरेंशियल कॉस। तो कॉस का इंटीग्रल साइन, जो जिसका डिफरेंशियल वही उसका पलट के इंटीग्रल। ए का डिफरेंशियल अगर बी तो बी का इंटीग्रल ए, तो साइन का डिफरेंशियल कॉस, तो कॉस का इंटीग्रल साइन। मैं यहां पर ही लिख दे रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ अगर कॉस निकालते हैं तो क्या बनता है? साइन, क्योंकि साइन का डिफरेंशियल कॉस और कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस। खैर उसकी जरूरत नहीं, हमें तो कॉस की जरूरत है। तो देखिए कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है? साइन फाई। क्या होने वाला है? तो म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए। मैं इंटीग्रेशन कर दे रहा हूं, ध्यान से देखना। इसको लिख दिया हमने क्या? साइन फाई। और लिमिट जब इंटीग्रेशन हो जाता है तो आगे वाली लिमिट पीछे लिख दी जाती है। जो स्टेप ना समझ में आए हमसे बाद में भी पूछ सकते हो, आपको जरूरी नहीं कि अभी पूछो। अगर कोई चीज ना समझ में आए तो आप लास्ट में रुकिए, हमसे पूछ के जाइएगा, समझ के पूरा जाना है, अभी रुक करके लास्ट में। अब सुनो, लिमिट लगाते हैं। लिमिट लगाने का तरीका समझना, जुल्म नहीं कर पाते बाय द वे। जो मैथ्स के स्टूडेंट वो शायद कर लेते होंगे, बायो वालों को थोड़ी सुविधा हो सकती। तो सुनिए तरीका देखिए। पहले अपर लिमिट यानी ऊपर वाली,
तो फाइव को हटाकर क्या लिखोगे, फाइव वन, फिर माइनस, फिर फाइव को हटा करके माइनस फाइव टू, क्या रखोगे। तो देखो मैं लिमिट लगा रहा हूं, लगाना और समझ लीजिए अच्छे से। ये मान तो एज इट इज लिख दीजिए जैसे थे। सबसे पहले हमने फाइव की जगह फाइव वन लिखा तो बन गया साइन फाइव वन, क्या बन गया, अच्छा, फिर माइनस लगाया, अब फाइव की जगह माइनस फाइव टू, और साइन अपनी जैसा है वैसे ही रहेगा। देखो साइन यहां पर माइनस फाइव टू इस्तेमाल कर दिया मैंने, लिमिट लगा रहा हूं ध्यान से देखना। तो म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए साइन फाइव वन। अच्छा एक सूत्र सुनो त्रिकोणमिति का, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। नहीं सुना तो याद कर लो, ये मैं यहां लिख देता हूं, ये त्रिकोणमिति के सूत्र है, बीच बीच में इसलिए बताते जाते हैं गणित तुम्हारी स्ट्रांग हो जाए। तो कभी भी अगर तुम्हें मिले साइन और ब्रैकेट में माइनस थीटा हो, मतलब होता है माइनस साइन थीटा। तो यहां इस तरह से इस्तेमाल हो, देखो साइन ब्रैकेट में माइनस फाइव टू है, तो ये माइनस यहां आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया साइन फाइव टू। क्या इतनी बात समझ में आई, पहले बताओ। b बराबर इतना आ गया। सुनिए ये b निकाला, b का मात्रक क्या होता है, टेस्ला। जब भी डेरिवेशन जहां कंप्लीट हो वहीं टेस्ला तुरंत ठोक दो यहां पर। अब सुनिए एक मिनट, ये निकला है परिमित लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ये तुम्हें सूत्र की तरह याद करना है, ये सूत्र है, लेकिन कब है, जब लंबाई निश्चित हो, परिमित हो। मान लीजिए सवाल आ जाए अपरिमित लंबाई का तार, कैसा आ जाए, लंबाई पता ही ना हो उसकी, तो इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब सुनिए अपरिमित लंबाई की बात करने वाला हूं, किसकी बात करने वाला हूं, अपरिमित लंबाई के कारण, केस डाल दो चाहे कुछ भी डाल दो, अपरिमित लंबाई, अपरिमित, अपरिमित मतलब समझते हो, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की बात कर रहा हूं। अपरिमित लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, सुनते जाना बस, दिल थाम कर बैठो एकदम, के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब सुनो लंबाई कैसी कर दी मैंने, इनफाइनाइट। पहले डायग्राम पे आ जाओ वापस, फिर से डिस्कस वहीं होना सब कुछ, देखना जरा ध्यान से। इस बार इसकी लंबाई हम अनंत करने जा रहे हैं, कितनी, ध्यान से देखना। पहले ऊपर वाला लंबाई अनंत की तरफ ले चलो, घसीटो ऊपर। देखो जैसे जैसे लंबाई ऊपर बढ़ेगी, गौर से देखना, तो ये वाला हिस्सा बढ़ता जाएगा कि नहीं, बताओ। अगर अनंत तक ले जाओ, ये वाली भुजा देखो बड़ी होते 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 तो कितनी हो जाएगी पता है किसी को, एकदम सीधी हो जाएगी। देखो अनंत के लिए अगर कहोगे तो कितनी हो जाएगी, तो ये जो फाइव वन कोण था ये बड़ा होता जाएगा कि नहीं, बताओ। और कितना हो जाएगा पता है, 90। कितना हो जाएगा, अगर अनंत लंबाई कर दो तो फाइव वन कितना बन गया, 90। अच्छा अब जरा हम नीचे की तरफ की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर यही नीचे का हिस्सा भी लंबाई बढ़ाते जाओ, देखो इसकी लंबाई जैसे जैसे बढ़ाओगे तो ये वाली जो यहाँ मिला रहे थे ये मान बढ़ेगा कि नहीं, बताओ, फाइव टू बढ़ेगा। और जब ये अनंत तक चला जाएगा तो फाइव टू कितना हो जाएगा, बताओ, ये भी 90 हो जाएगा। देखो फाइव टू भी कितना हो जाएगा, यानी अगर तार की लंबाई अनंत है तो ये पूरा सीधा हो जाएगा कि नहीं। यानी अनंत लंबाई के तार की यदि बात करूं, दो समांतर रेखाएं कहां मिलती हैं, अनंत पर, कहां मिलती हैं, तो ये दोनों रेखाएं समांतर हो गई, यानी फाइव वन भी 90 हो गया और फाइव टू भी 90 हो गया। आ जाओ वापस, फिर से आ जाओ। तो देखो देखो जरा देखो, अनंत लंबाई की बात कर रहा था मैं, तो अनंत लंबाई है तो फाइव वन भी 90 और फाइव टू भी 90। चलो धरो यहां पर देखो, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए साइन 90 प्लस साइन 90। अच्छा साइन 90 का मान तो याद है होगा तुम लोग को, 1 होता है, ये 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, और 2 ऊपर आ गया, नीचे वाले 2 को काट डालो। हाँ म्यू नॉट आई अपान 2 पाई ए, देखो यानी कि फिर वही मात्रक टेस्ला, तसला बांधे रहना भाई है। तो देखो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान 2 पाई ए, ये व्यंजक है अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का। अक्सर लेकिन कभी कभी हम पुस्तकों में या हम मतलब उसमें यूज में हम लोग एक ही जगह जो दूरी होती है उसको r से प्रदर्शित कर देते हैं। कैसे, अगर हम r से प्रदर्शित करते हैं तो तुम्हें कोई दिक्कत है, किसी पेट में दर्द तो नहीं हुआ, अच्छा तो ठीक है। मतलब सिंबल है a माने दूरी थी, और दूरी कभी कभी r भी तो बोल देते हैं दूरी, तो ये सूत्र ऐसे r के रूप में लिख दो, और किसी को दूरी को d लिखना हो तो d लिख दो, x लिखना है x लिख दो, दूरी b लिखना b लिख दो, कुछ भी, मतलब ये बात समझना, ये a को ही मैंने r लिख दिया है, ठीक है। इतना समझ में आया पूरा मैटर, क्लियर है। अच्छा एक और बात,
ये तो बात हो गई अनंत लंबाई। अब लंबाई अनंत अभी भी रखी हमने, और लेकिन एक सिरे के किनारे पर, केस 2 देखना जरा, केस 2, अगर लंबाई, हम ये जो बिंदु था ये तार के बीच की तरफ कहीं था और एकदम कोने पे ले ले, ऊपर एक सिरे पर या नीचे के एक सिरे पर, तो देखो तार के एक सिरे पर, तार के एक सिरे पर, एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र, अगर सिरा एक उठा लो तब क्या होगा, मैटर, वहां पर आ जाओ, बात करते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र लिखा है भाई साहब, फिर आ जाओ अच्छा चित्र में, चित्र के बिना समझ नहीं पाओगे ना। एक सिरे पे आ रहे हैं, कहां आ रहे हैं, हाँ, डायग्राम भी कह रहा होगा, कितनी बार बुलाओगे यार भाई जी हमको। सुनिए, ये जो बिंदु P था, गौर से देखना, ये बिंदु हमने यहां ले लिया, इस जगह पर देखो, एक सिरे पर, कलर चेंज करें तब समझ, हाँ छिटिया एक सिरे पर निकालना है, तुम्हें समझ में आना चाहिए, बस मुद्दा ये है, हम अभी सिर्फ सही कर देंगे, परेशान न हो। एक सिरे पर निकालना तुम्हें, तो जरा गौर करिएगा, ये जो φ1 था, जब ये बिंदु यहां चला गया तो सीधा सीधा मिल गया, यानी φ1 हो गया 0 और φ2 हो गया 90। देखो गौर से, तो φ1 0 और φ2 90। आ जाओ वापस फिर से, तो अब यहां पर रख देंगे φ1 0 φ2 90, उसी वाले उसमें, इस जगह पर। तो देखो B का व्यंजक क्या बनने वाला, देखना, B = μ0/4π, और देखो, और I/A, और एक हो गया sin 90 और एक हो गया 0, तो 0 वाला मान तो 0 हो गया और 90 वाला 1 हो गया, तो सूत्र कितना आ गया, μ0I/4πA और टेस्ला। क्या समझ में आया है? तो नोट कर लो, और जो डाउट हो हमसे पूछो।